जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज टॉपिक के तहत ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसको अंत तक ले जाएंगे और क्लास में अंत तक ले जाएंगे। और कहते हैं फिर हम एक दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे ओजोन परत संरक्षण पर भी चर्चा करेंगे और उसके साथ पॉल्यूशन के एक टाइप में पॉल्यूशन के कुछ टाइप जिनकी हम चर्चा करेंगे और साथ में अम्ल वर्षा को भी हम इस लेक्चर में समेटने का प्रयास करेंगे। और फिर अंत में जो कहते हैं अगली क्लास का पड़ाव भी होगा, उसमें प्रदूषण पर पॉल्यूशन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसमें वायु प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा और रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी होगा। सारी चर्चा प्रदूषण पर ही फोकस रहेगी। तो हम अपनी यात्रा को वो ग्लोबल वार्मिंग, जहां उस घटनाक्रम को हमने बड़े विस्तार में जाते हुए समझाया था, उसकी परिचर्चा थोड़ी हम यहाँ फिर से करेंगे और उसको अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग जिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1975 में वॉलिस ब्रोकर नाम के व्यक्ति ने किया था। हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉलिस ब्रोकर नाम के व्यक्ति ने किया था। ध्यान रखना, वॉलिस ब्रोकर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था। कल हमने ग्लोबल वार्मिंग की सारी घटनाक्रम को, प्रक्रिया को बताया था और समझाते हुए बिल्कुल बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को थोड़ी सी चर्चा हम फिर से उसकी कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को आप एक ही घटनाक्रम ना माने और उसको हमने घर के उदाहरण से समझाते हुए आपको बताने का प्रयास किया था। हालांकि हम उतने विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें और भी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करनी है, लेकिन इस यात्रा को समाप्त करने के पहले इसकी एक संक्षिप्त चर्चा हम करना चाहेंगे। और जो चीज हमसे उस क्लास में छूटी थी कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द का नाम लिया या प्रयोग किया, तो वो है वॉलिस ब्रोकर। और वॉलिस ब्रोकर ग्लोबल वार्मिंग, हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग सामान्यतः पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि को बोला जाता है। पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि को, तीव्र वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। एक्चुअल में ये शब्द प्रचलित बहुत हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये आप सब आम और खास से सुनते हुए पाएंगे, लेकिन वो इसकी विस्तृत जानकारी या उसमें बारीक अंतर बताने में सक्षम नहीं होंगे। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम की डिमांड है कि व्यक्ति का अध्ययन गहन होना चाहिए, गहरा अध्ययन होना चाहिए और उसे बारीक से बारीक चीज की जानकारी होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी के तापमान का बढ़ना है। जैसे हमने कहा था, मान लें कि एक घर है और उस घर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और तीव्र भी बढ़ रहा है, तो वो घर आपकी पृथ्वी है और घर आपकी पृथ्वी है और जलवायु परिवर्तन है उस घर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली अलग अलग मौसमी घटनाएं, उसके घर के विभिन्न हिस्सों में होने वाली अलग अलग मौसमी घटनाएं। और अगर वो घर पृथ्वी है जिसका तापमान बढ़ रहा है, तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में होने वाली जलवायु की अनियमित घटनाओं को, मौसम की अनियमित घटनाओं को ही जलवायु परिवर्तन कहा
जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। हालांकि हमें यहाँ इसके प्रभाव की चर्चा करनी है कि क्या क्या उदाहरण हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्या क्या उदाहरण हैं ग्लोबल वार्मिंग के और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले आपके जलवायु परिवर्तन के। और ग्लोबल वार्मिंग को हमने सामान्यतः बताया था संक्षिप्त में, यहाँ भी एक बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बार पढ़ें, बारंबार पढ़ें। जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो चीज़ आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाती है। जैसे हम मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हैं तो वो मंत्र हमें कंठस्थ हो जाते हैं। तो सार्थक चर्चा अगर एक बार थोड़ी और कर ली जाए तो वो हमारे लिए कहीं से हानिकारक नहीं है। तो ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग हमने आपको बताया था कि पृथ्वी का एकमात्र, हमारी ये पृथ्वी है, सूर्य से कहते हैं तीसरे क्रम पर है पृथ्वी जो है। ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये बोर्ड से बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो पृथ्वी जो है उसका एकमात्र सोर्स है आपका सूर्य, ठीक है। दूर है थोड़ी पृथ्वी, ऐसा नहीं है, एकदम पास है। कल भी हमने बताया था कि आपका सबसे पहले बुध है और बहुत छोटे हैं ये, बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है। पृथ्वी बहुत छोटी है, तीसरे क्रम पर है और पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कल हमने बताया था, संक्षिप्त में इस चर्चा को हम यहाँ कर लें तो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी का, धरातल का, स्थलाकृति का स्वभाव होता है कि वो इस प्रकाश को वापस, या इस उष्मा को, इस हीट को वापस अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। सूर्य को वापस नहीं कर देते हैं, अंतरिक्ष में उस चीज को वापस छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सौरमंडल में स्थित ग्रहों में से थोड़ी सी विशिष्टता रखती है कि केवल इसी ग्रह पर जीवन है और बाकी के ग्रहों पर जीवन की संभावना नहीं है। आपने देखा होगा नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां, भारत की इसरो, या बार बार अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं वो दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशने का प्रयास हमेशा करते हैं। उसी के प्रयासों में आपने मिशन मंगलयान भी देखा होगा, भारत का मिशन मंगलयान देखा होगा कि वो मंगल पर जीवन की संभावना थोड़ी सी देख रहे हैं। ध्यान रखना, मंगल पर थोड़ी सी संभावना जीवन की देख रहे हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं, ग्रह नक्षत्र में जाने में कोई बुराई नहीं है। क्यों पृथ्वी पर आपका जीवन है और अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है? ये मंगल छोटा सा लाल रंग का है, वैसे भी मंगल लाल ही होता है, लाल ग्रह। फिर आपका यहाँ पर बृहस्पति है जो सबसे बड़ा है सारे ग्रहों में। फिर आपका शनि आता है जिसके पास वलय होती है, और फिर यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये ग्रहों की थोड़ी सी बात यहाँ हम कर लेते हैं पर्यावरण में। हालांकि हमें अपनी पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह से कोई विशिष्ट लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस जो हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित हैं, और जो पृथ्वी का स्वभाव है सूर्य का प्रकाश वापस लौटा देना, अंतरिक्ष में उसे छोड़ देना। लेकिन कुछ गैसें होती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होती है। पृथ्वी के चारों ओर का जो उपस्थित वातावरण है, वायु की संरचना है, उसे सामूहिक रूप से वायुमंडल कहा जाता है। जब हम आपके ओजोन परत संरक्षण की बात करेंगे, ओजोन परत की बात करेंगे, तो आज वहाँ पर वायुमंडल की विस्तृत संरचना की बात भी हम करेंगे। और फिर हम उसमें वायुमंडल में क्षोभ मंडल की बात भी करेंगे, समताप मंडल की बात भी करेंगे, ओजोन मंडल की बात भी करेंगे, आयन मंडल की बात भी करेंगे, और बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर की बात भी हम करेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है वो वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जो सूर्य
के से लिए गए इस प्रकाश को जब पृथ्वी लौटाती है तो उसके कुछ भाग को अपने में रोक लेती है या सोख लेती है। वो ग्रीन हाउस गैस है, उसके कुछ भाग को अपने में सोख लेती हैं और इसीलिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होता है और जिससे जीव जगत या सृष्टि का प्रचलन होता है या सृष्टि या जीवन का प्रवाह संभव हो पाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो आपकी कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल को जीवन यापन के लिए सक्षम बना रही हैं, उन ग्रीन हाउस गैसों को, उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कहते हैं इस जलवायु परिवर्तन के लिए, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए खलनायक ठहराया जाता है। कल हमने ग्रीन हाउस, पिछली क्लास में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात भी की थी। संक्षिप्त में भी उसे यहाँ बता दें कि उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ सूर्य का प्रकाश कम आता है और वहाँ सूर्य के प्रकाश की जिन फसलों को आवश्यकता होती है वो फसलें वहाँ सूर्य के प्रकाश के अभाव में उग नहीं पाती हैं। तो वहाँ के लोग वैज्ञानिक तरीके से एक हरे रंग का घर बनाते हैं और उसकी दीवारें ऐसी होती हैं कि वो सूर्य के प्रकाश के लिए कहते हैं अंदर तो आने देती हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश को बाहर कमरे से नहीं जाने देती हैं। ये ग्रीन हाउस है और इस ग्रीन हाउस से होता क्या है कि जब इस रूम का तापमान या हीट बढ़ी हुई होती है तो उसमें, रूम का मतलब एकदम छोटे से आप तात्पर्य नहीं समझना, रूम मतलब एक बड़ा एरिया, तो जितना संभव हो उससे ये फसलें आसानी से उन कम सूर्य ताप वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाई जाती हैं। यहाँ से वो शब्दावली आई जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ऐसा ही सेम घटनाक्रम, ऐसा सेम स्वभाव पृथ्वी सूर्य से प्रकाश लेने में और देने में प्रदर्शित करती है। तो इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट का घटनाक्रम कहा जाता है। सारी कड़ियां हम फिर जोड़ेंगे एक बार और बहुत अच्छी परिचर्चा हम करेंगे। ध्यान रखना पर्यावरण की, जो कि आज सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही बड़ा प्रासंगिक मुद्दा है, क्योंकि जब सृष्टि पर संकट है, मानव जीवन पर संकट है, तो इस सृष्टि में, इस सौर मंडल में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मानव को उस संकट के समाधान के लिए प्रयास तो करने होंगे। ठीक है, और वही प्रयास के तहत पर्यावरण को इतनी प्रासंगिकता आज सिविल सर्विसेज के सिलेबस में प्रदान की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना कहानी में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसों में अगर थोड़ा सा हम और बताएं, चर्चा को थोड़ा सा सीमित करते हुए भी थोड़ा सा और क्लियर करें तो बताएं, इन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति खतरनाक नहीं है, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसों की असीमित मात्रा में उपस्थिति खतरनाक है, जिसकी तुलना हमने कैंसर से कर दी थी कि जब शरीर में सामान्य कोशिकाएं होती हैं, सामान्य वृद्धि होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शरीर में उन्हीं कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है, उनकी मात्रा असीमित हो जाती है, तो फिर उसे कैंसर कहा जा सकता है। इसे पृथ्वी का कैंसर भी और इसे पृथ्वी का बुखार भी कह सकते हैं। आप बुखार भी कह सकते हैं, जिस बुखार में मानव शरीर का तापमान सामान्य होता है, लेकिन जब सामान्य से तापमान 1-2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ जाता है तो उसे सामान्य अवस्था नहीं कहते, उसे फीवर या बुखार की अवस्था कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को पृथ्वी के बुखार की कंडीशन भी कह सकते हैं। बुखार में आप भी फील अच्छा नहीं करते होंगे तो पृथ्वी भी अच्छा फील नहीं कर रही होगी, और प्रकृति फिर उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देती है, जिसे आप आपदाएं कहते हैं, प्राकृतिक और कहते हैं अप्राकृतिक, जो मानव जनित हैं और मानव जनित नहीं है। उन प्राकृतिक आपदाओं को व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। खैर, तो ध्यान रखना, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसों की। और इन ग्रीन हाउस गैसों में हम बात कर लें तो
सबसे बड़े ब्लैंक के रूप में CO2 की चर्चा की जाती है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं उसको सबसे बड़ा ब्लेम माना जाता है। साथ में प्रीलिम्स में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। जल वाष्प को भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी माना जाता है। आपके नाइट्रस ऑक्साइड को भी माना जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसों में। CFC नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन जो सेकंड टॉप पे है, मीथेन उसको हम भूल गए। और ये मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं, ध्यान रखना। आपकी हमने नाम लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, हमने नाम लिया मीथेन का, हमने नाम लिया जलवाष्प का, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है और आप जल वाष्प को काउंट ही नहीं कर पाते। आपके दिमाग में तो CO2 और मीथेन भरी हुई है और आप जल वाष्प को काउंट नहीं कर पाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ध्यान रखना। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी कहते हैं कि ओजोन परत संरक्षण में मुख्य निर्धारक, ओजोन के क्षय में मुख्य निर्धारक होगी, उसको भी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया जाता है। खैर, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इन गैसों की सीमित मात्रा तो पृथ्वी के लिए ठीक है, लेकिन इन गैसों की जब मात्रा असीमित हो जाती है, और खास तौर पे इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा अगर बढ़ी तो वो CO2 की। हमने कहा था कि औद्योगिक क्रांति के बाद, एक चर्चा करते हुए हमने नाम लिया था, औद्योगिक क्रांति के बाद CO2 की मात्रा में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि काउंट की गई। और पृथ्वी के इतिहास में इतनी CO2 दुनिया में पहले कभी नहीं थी जितनी आज वर्तमान में है। और उसका पहलू हमने, निर्णायक पहलू, टर्निंग पॉइंट बताया था 1750 से लेकर 1850 के बीच में होने वाली, यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हमने उसका मुख्य निर्णायक या परिवर्तनकारी बिंदु बताया था। वहीं से कोयले का, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी। और फिर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रम के बाद, मोटर वाहनों के आगमन के बाद, पेट्रोल डीजल आधारित मोटर वाहनों के आधार के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और तीव्र गति से बढ़ी। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तीव्र गति से बढ़ी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने वाले वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, मानव जनसंख्या की, कहते हैं मानव जनसंख्या की आपूर्ति के लिए वनों की कटाई की गई, तो नेचुरली जो कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित रहती थी वो कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित नहीं हुई, क्योंकि मानव श्वसन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें जीवनदायी O2 प्रदान करते हैं। इसलिए तो पेड़ों को और मानव जाति को एक दूसरे का संपूरक या पूरक बोला जाता है। एक गाना है हिंदी मूवी का जिसमें हम कहते हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। मानव जाति और पेड़ एक दूसरे के लिए हुए बने हुए हैं और ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। खैर, बहुत से कारण हैं जिनका हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं, और वनों की कटाई उनमें से एक बहुत बड़ा, कल कारखानों का बढ़ना, औद्योगिक कल कारखानों का बढ़ना, मोटर वाहनों का यूज, बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और वह कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से कम होने का नाम नहीं ली। अगर उसको बैलेंस करते जाते, कम करते जाते, तो ये समस्या नहीं आती। और अब जब पृथ्वी का तापमान बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ने उस प्रकाश को सोख लिया, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा। और ये तापमान कहते हैं कि 100 वर्षों में, 150 वर्षों में लगभग
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। जो तापमान शताब्दियों में बढ़ना था, बहुत वर्षों में बढ़ना था, वो 100 से 125 वर्षों में बढ़ गया। और इस तापमान के बढ़ने से, पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से क्या हुआ कि पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से उसको फीवर आया। तो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से उसमें विभिन्न विभिन्न घटनाएं सामने आई। यहाँ हम अब बात कर लेंगे ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभाव हैं, जिन्हें हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ठीक, ध्यान रखना आप, कोई चीज परिभाषा के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन वो परिणाम के रूप में क्या है? जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, और उस तापमान के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होने वाली जलवायु परिवर्तन की घटनाएं या मौसमी घटनाओं को कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। और उसी से जुड़ा था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सारी प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं है। इतिहास में यूपीएससी में कहते हैं कोई भी चीज एकदम घटना के रूप में नहीं होती है, वो प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे होती है। हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, जलवायु परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया लंबे समय में धीरे धीरे होती है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत छोटे समय में बड़ी तीव्र तरीके से हुई, और उसने पूरी दुनिया की मानव जाति को चौंका दिया, सरप्राइज कर दिया, और मानव जाति के सामने पर्यावरणीय संकट आया। और उस पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए सबसे बड़े संगठन यूएनओ ने भी प्रयास किए। उसके कहते हैं अंतर्गत अनेक संगठनों का निर्माण हुआ, और फिर इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ संधि शर्तें या प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। वो तो स्वार्थ की वैश्विक राजनीति है, अमीर गरीब का भेद है, विकसित अविकसित, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के हित हैं, जिस कारण ये सारी संधि शर्तें या ये संगठन अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। और मानव जाति कहते हैं ना चाहते हुए भी, या चाहते हुए भी इस पर्यावरण संकट को नियंत्रित करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। खैर, हम बात कर लेते हैं आपके उसके प्रभाव की और उसके उपायों की। फिर हमें आगे ओजोन परत संरक्षण की भी एक विशद व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करनी है। और एक कहते हैं पॉल्यूशन का बहुत बड़ा उदाहरण जिसे हम नाम देंगे अम्ल वर्षा। ठीक है, तो यहाँ हम अपने ग्रह पृथ्वी को थोड़ा बनाना चाहेंगे। जैसे कल हमने थोड़ा सा बनाया था, लास्ट क्लास में बनाया था, यहाँ भी हम उसे थोड़ा बनाना चाहेंगे। ये हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी तो नहीं बनेगी, अब सूर्य का काम खत्म हो गया है। उसके 2 ध्रुव जो हमेशा से फिक्स थे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसकी ये देशांतरीय रेखा थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, वैसे गोल है। ये त्रिगोलार्ध नॉर्थ वाला, और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दक्षिण। ये 0 देशांतर, पृथ्वी 2 भागों में बटी। अब यहाँ यूरोप, खैर यहाँ आर्कटिक है, यहाँ अंटार्कटिक है, और इसकी भूमिका आज बहुत बढ़ जाएगी। इस अंटार्कटिक की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इस अंटार्कटिक की भूमिका
इसे महाद्वीप भी और सागर भी बोला जाता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो ओजोन परत में छिद्र है, ओजोन परत का जो मोटाई में कमी है, पतला ओजोन परत जो हो रही है, वो इसी साउथ पोल या इसी अंटार्कटिक के ऊपर की दिखाई दे रही है। और ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जलवायु परिवर्तन में भी सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी महाद्वीप पर, किसी भू आकृति पर पड़ रहा है तो वो है अंटार्कटिक। ध्यान रखना। यहाँ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यूरोप थोड़ा सा बनाएंगे, छोटा सा यूरोप। ये यूरोप से लगा हुआ बड़ा सा एशिया, यूरोप से लगा हुआ बड़ा सा एशिया, और ये फिर आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ प्रशांत महासागर जो यहाँ होगा और यहाँ भी होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आप ध्यान रखना, इस पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, जिसको कई विद्वान यूरेशिया भी कहते हैं क्योंकि एक ही भूखंड है, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक पहले लिख चुके हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर। और हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर ये 7 महाद्वीप है। और ग्लोबल वार्मिंग के तहत जब पृथ्वी तप रही है तो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ जो अंटार्कटिक है, ये क्षेत्रफल में 7 महाद्वीप में 5वें नंबर पर है। नंबर 1 एशिया है, नंबर 2 अफ्रीका है, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका है, नंबर 4 साउथ अमेरिका है और नंबर 5 अंटार्कटिक है। और ये अंटार्कटिक लगभग ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लगभग बराबर है। और आप मान के चलना, ऑस्ट्रेलिया भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का 6वां है। और ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का एक लगभग बराबर भाग आप मान लें तो ये अंटार्कटिक है। ये बर्फ का छोटा टुकड़ा नहीं है, बर्फ का इतना बड़ा भाग है, इतने बड़े ग्लेशियर हैं। इनमें एक लैम्बर्ट ग्लेशियर का नाम आता है अंटार्कटिक पर, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। तो बर्फ का टुकड़ा आप छोटा नहीं समझ रहे। और ये बर्फ जब ध्रुवों पर जब ये बर्फ पिघल रही है, दोनों आर्कटिक भी और अंटार्कटिक भी, तो ये बर्फ सीधी मिल रही है समुद्र के पानी में और समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये समुद्र के पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो आप मान के चलना कि मेडागास्कर, भारत के पास स्थित श्रीलंका, आपके ऑस्ट्रेलिया के पास आपका तस्मानिया, यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आप मान लें मालदीव जैसा छोटा देश, भारत का लक्षद्वीप, मान लें द्वारका जो डूब गई है, तो ये समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में
संकट पैदा हो रहा है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग और उससे जनित होने वाली जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, परिणामों की, प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं, उसके फिर उपाय, और फिर सीधे आ जाएंगे हम ओजोन परत संरक्षण पर और अम्ल वर्षा पर। इतने सार्थक टॉपिक की चर्चा आज हम लगभग करेंगे, और एक बाद में हम पूरा पॉल्यूशन पर ही और उसके प्रकारों पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें जीवन का संकट आ रहा है, और जीवन का संकट आ रहा है तो उनका स्थापन, उनकी कहते हैं स्थानांतरण, ट्रांसफर, स्थानांतरण की समस्या पैदा हो रही है, जिससे शरणार्थी समस्या भी जन्म ले रही है कि ये अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो बम्बई, तो जो भारत के समुद्र तट पर है, भारत का हृदय माना जाता है, भारत का आर्थिक केंद्र माना जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी माना जाता है, अगर वो डूब गया तो उसकी पूरी जनसंख्या को कहीं ना कहीं अंदर भारत के शिफ्ट होना पड़ेगा, और इससे एक बहुत बड़ी समस्या आगे आके खड़ी होगी। तो स्थानांतरण की समस्या, शरणार्थी समस्या उससे उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा मौसम में जो बदलाव है, मौसमी गतिविधियों में, वो एकदम क्रांतिकारी है। वर्षा का पैटर्न बदला है, ठंड का पैटर्न बदला है, गर्मी का पैटर्न बदला है। जैसे वर्तमान मौसम की ही बात करें तो समझ में नहीं आता है कि सर्दी है, गर्मी है कि बारिश है। कई जगह पे बारिश जो जहाँ नहीं होती थी वहाँ बारिश खूब होने लगी, जहाँ खूब बारिश होती थी वहाँ बारिश की मात्रा कम हो गई, रेगिस्तान में बारिश होने लगी। मुंबई जैसे क्षेत्र में बारिश के समय कई बार इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ती है। खैर, भारत में मेघालय बेघों का आलय, चेरापूंजी मोनेसरम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में ही है, लेकिन कई ऐसी जगहों पर भी अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ताप बढ़ा और उस ताप के कारण जलवायु में जो परिवर्तन आया, उससे मौसम का पैटर्न बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ, और मौसम का प्रभाव सीधा पड़ता है फसलों पे, कृषि पे। मौसम का सीधा प्रभाव फसलों पे, कृषि पे पड़ता है। जैसे अभी की ओलावृष्टि से रबी की फसल पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा और किसानों की खड़ी हुई फसल समाप्त हो गई। तो मौसम का प्रभाव पड़ेगा कृषि पे, कृषि पे, फसलों पे, उत्पादन पे, और जब उत्पादन नहीं होगा, चीज़ों कम आपूर्ति होगी, तो उससे महंगाई भी बढ़ेगी। चीज़ों की आपूर्ति होगी कम और मांग होगी ज़्यादा, तो वही गेहूँ, वही चना, वही सरसों महंगा बिकने लगेगा, महंगाई बढ़ेगी। और ध्यान रखना, महंगाई बढ़ेगी आपकी तो अनेक आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये सारे मुद्दे फिर वैश्विक संगठनों में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत सरकार किसानों को उतनी मदद नहीं कर पाती है जितनी तुलनात्मक रूप से अमेरिका की और विकसित देशों की सरकार अपने किसानों को सपोर्ट कर लेती है। सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी और दूसरी सब्सिडी के नाम वहाँ आते हैं, तो उनके किसानों को शौक को सहन करने में दिक्कत नहीं होती। उनका उगाया गेहूं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता होता है, जबकि भारतीय किसानों को ये सब्सिडी नहीं मिलती। हालांकि भारतीय वर्तमान सरकार या भारत की सरकारें किसानों को लेके, उनकी नीतियों को लेके लिबरल रहती है, लेकिन विकसित राष्ट्र अपने किसानों को अधिक सुविधा प्रदान कर पाते हैं। तो इससे जो समस्या है, मौसम के साथ कृषि भी जुड़ी, महंगाई भी जुड़ी, बेरोजगारी भी जुड़ी, महंगाई भी जुड़ी, बेरोजगारी भी जुड़ी, और इसके साथ कहते हैं आपके मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी, रेत बढ़ रही है, जंगल कम हो रहे हैं, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी। और एक और चीज जो बार बार दिखाई देती है, जंगलों की आग, जंगलों में आग लगना, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इतनी भयानक आग लगना कि वो आग बुझाए नहीं बुझती है, जंगलों की आग लगना। और कहते हैं इससे स्थानांतरण की प्रक्रिया बड़ी, पेयजल संकट, पानी, पीने के पानी का संकट भी बहुत बड़ा रूप लेके सामने
आया है और उस पेयजल संकट की समस्या में महिलाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल की आपूर्ति का काम महिलाओं को सौंपा जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, उनके जच्चा बच्चा पर भी प्रभाव पड़ता है। महिलाएं सीधी सीधी इन चीज़ों से प्रभावित होती हैं। तो आप ये मत कहना कि ग्लोबल वार्मिंग विद्वानों का मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन सरकारों का मुद्दा है। ये आम और खास सबका मुद्दा है, और इसके अगर हमने प्रभाव बताए तो उससे बचने के उपाय की भी हम जाते जाते चर्चा कर लें, क्योंकि हमने कहा था हम सीमित रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा और हमने उसको बताया। उपाय की अगर बात करोगे तो हमने कहा कि सबसे पहले तो जंगलों की कटाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ सोख लेते हैं और हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, तो उन जंगलों की कटाई को हमें रोकना चाहिए और जंगल हमें लगाने चाहिए, पौधे हमें लगाने चाहिए। आपने देखा होगा सरकारों के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। लोग जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाते हैं। आज तो बहुत अच्छा ट्रेंड है कि गिफ्ट के रूप में एक प्लांट दिया जाता है। ध्यान रखना, गिफ्ट के रूप में लोग अपने पसंदीदा व्यक्तित्वों को, लोगों को प्लांट गिफ्ट करने लगे हैं। ये अच्छा ट्रेंड है। ध्यान रखना कि प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। प्रकृति माँ है जिसने हमें इतनी चीजें दी हैं, और बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं। ध्यान रखना, हमने पहले भी बोला था, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ध्यान रखना, यहाँ कहते हैं उसके उपाय में आप वृक्षारोपण करें, वनों की कटाई कम करें, सुविधा भोगी जीवन बहुत ज़्यादा ना जिए, सादगी का जीवन जिए, साधु संतों जैसा जीवन जिए, बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुओं का त्याग करें, बार बार कपड़े चेंज ना करें, मतलब बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन ना रखें, क्योंकि कपड़ों को बनाने में भी बहुत सारी ऊर्जा का ह्रास होता है। सार्वजनिक परिवहन का सदुपयोग करें, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, क्योंकि साइकिल में किसी जीवाश्म ईंधन का यूज नहीं होता है। आपने देखा होगा बड़ी कंट्रीज में साइकिल का ट्रेंड बड़ा बढ़ रहा है। तो आप सादगीपूर्ण जीवन अगर जिएंगे तो आप उतना कम ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करने में भागीदार बनेंगे। और ये समस्या केवल दुनिया की नहीं, अगर हम अपने स्तर पर समस्या का समाधान करेंगे तो वो समस्या का समाधान होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की पहल पर यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन आपका कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के तहत कहते हैं 1987 के समय कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता लाया गया। सॉरी, आपके 1992 या 3 के समय में आपका क्योटो प्रोटोकॉल, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो ओजोन परत संरक्षण के लिए है, माफी चाहेंगे हम, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। ये जापान का एक शहर है, और जलवायु परिवर्तन के लिए जितनी भी निर्धारक ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास या उनको नियंत्रित करने के दिशा निर्देश इस क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित किए गए। बहुत से देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, उसे स्वीकार किया, और कई देशों ने अपने स्वार्थों को चलते हुए उस समझौतों को स्वीकार नहीं किया। और लेटेस्ट कहते हैं पर्यावरण संगठनों के अंतर्गत कोप सम्मेलन की भी एक प्रक्रिया चली है। कोप सम्मेलन जो लेटेस्ट 28 हुआ है, कोप सम्मेलन 28 नंबर का हुआ है, और इसकी परंपरा 1992 के समय से चल रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर एक समझौता और हुआ है जिसे पेरिस समझौता कहते हैं, और पेरिस समझौते में भी पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड शताब्दी के अंत तक, इतने तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। कि पृथ्वी का तापमान जितना बढ़ गया सो ठीक है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अब हम इसको और नहीं बढ़ने देंगे,
क्योंकि अगर ये 1.1 से शताब्दी के अंत तक 2100 तक अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में संकट दे के जाएंगे। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर्यावरण की अपनी भी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, वैसे भी कहते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा देना चाहते हैं। माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो यहाँ अपील है, एक करुणामयी अपील है हमारी तरफ से कि पर्यावरण को लेके, प्रकृति माँ को लेके पूरी मानव जाति सजग रहे। जानवर तो कुछ करेंगे नहीं, करना पड़ेगा बुद्धिजीवी मानव जाति को। खैर, तो ध्यान रखना, यहाँ वो उपाय हो जाते हैं किसके, आपके ग्लोबल वार्मिंग के। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन परत संरक्षण की। ओजोन परत संरक्षण की तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ओजोन परत आखिर है क्या। तो हमने बात करते करते बताया था आपको कि वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर है, वायुमंडल, जिस वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना नहीं है। और चर्चा हमने वहां शुरू भी की थी, इसलिए मंगल पर हम थोड़े से जीवन की खोज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पृथ्वी और मंगल के ध्रुव समान हैं। पृथ्वी पर भी 2 ध्रुव हैं और मंगल पर भी 2 ध्रुव हैं। और पृथ्वी और मंगल का कहते हैं उनका जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो लगभग 24 घंटे है। हालांकि पृथ्वी की बहन शुक्र को बोला जाता है, भगनी ग्रह बोला जाता है, लेकिन मंगल पर जीवन की संभावनाओं को वैज्ञानिक कुछ ज्यादा मानते हैं। आपने बहुत सी एलियंस की मूवी देखी होंगी, आपने कोई मिल गया जादू वाली मूवी देखी होगी, हॉलीवुड में तो बहुत सी एलियंस की मूवी देखी होंगी, उड़न तस्तरी का नाम सुना होगा। तो ये एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि पृथ्वी के अलावा भी क्या किसी और दूसरे ग्रह पर जीवन है, और उसके लिए अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार कार्य करती रहती हैं। तो इसलिए मंगल के लिए प्रयास किए गए हैं और किसी ग्रह के लिए प्रयास नहीं किए गए, लेकिन वहां पर भी वायुमंडल की उपस्थिति ना होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब इस वायुमंडल में हम बात कर लें, ओजोन परत संरक्षण वाले घटनाक्रम को हमें बताना है और अम्ल वर्षा की भी चर्चा थोड़ी सी करनी है। ग्लोबल वार्मिंग एक वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए बहुत सी चर्चाएं कम पड़ गए, फिर भी लेकिन हमने सार्थक रूप से इसे समझाने का प्रयास किया है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद ओजोन परत संरक्षण कहते हैं वायुमंडल में सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, और इनके अभी हम किलोमीटर वाला दायरा नहीं बताएंगे एकदम क्लियर। फिर होता है आपका समताप मंडल, जिस समताप मंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होती हैं। ये समताप मंडल वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है, या मौसम संबंधी घटनाएं बारिश आरिश जो किस मंडल में होती है, तो समताप मंडल में। वैसे तो कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में ही है, लेकिन जहां समताप मंडल खत्म होता है वहां से ओजोन मंडल शुरू होता है। तो यही वायुमंडल में ओजोन की एक मोटी परत होती है। ये वायुमंडल है और इसमें ओजोन की एक मोटी पटल है, और ये ओजोन की परत, ओजोन कुछ नहीं है, ओजोन O3 कहलाता है। जब ऑक्सीजन और एक और O मिलता है तो O3 का गठन होता है। ओजोन को O3 प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ओजोन की जो लेयर है मोटी, 15 से 35 किलोमीटर तक इसका आवरण है। ये ओजोन परत जो ओजोन मंडल में है, समताप मंडल में है, वो सूर्य के परावैंगनी प्रकाश को, हमने कहा था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत एकमात्र है और वो है सूर्य, और सूर्य से विकिरण के माध्यम से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। सारी चीजें यहीं जुड़ी हुई हैं। तो ये जो
ओजोन परत है ये सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोकती है और मानव के सुविधाभोगी होने से कुछ गैसें जिन्हें कहते हैं आपकी हैलोजन गैसें खासतौर पर बोला जाता है, जिनमें एक कुख्यात है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि दूसरे नंबर पर मिथाइल ब्रोमाइड का नाम लिया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी उसमें है, मिथाइल ब्रोमाइड भी उसमें है और आपका कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC में, रेफ्रिजरेटर में, एरोस्पेस में या सुगंधित वस्तुओं को लंबे समय तक सुगंधित बनाने में, निर्यातक वस्तुओं में, मतलब जो भौतिकतावादी चीजें हैं उन सब में, AC में मुख्य रूप से, फ्रिज में मुख्य रूप से CFC का प्रयोग होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सबसे खतरनाक है इस ओजोन परत के लिए, इस ओजोन परत के लिए। और पिछले 100 वर्षों में, पिछले 70-80 वर्षों में, 50 वर्षों में इस CFC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी। आपने भी देखा होगा कि पहले व्यक्ति फिर भी वातावरण के प्राकृतिक परिवेश में रहना पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे भौतिकता बढ़ती जा रही है, व्यक्ति सुविधाभोगी होता जा रहा है, वो AC में रहना पसंद करता है। खैर, ध्यान रखना AC एयर कंडीशनर जिसको कहते हैं उसमें बड़े पैमाने पर यूज होता है CFC और उसके विकल्प ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे सबसे बड़ा विकल्प तो पौधों को लगाना है, वनों को लगाना है, जंगलों को लगाना है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ तापमान अपने आप कम हो जाता है, वहाँ के वातावरण का तापमान अपने आप कम रहता है। तो वनों को लगाने का, जंगलों को लगाने का, पौधों को लगाने का कोई भी उसके अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं है। व्यक्ति में पौधों को लगाने का, पेड़ों को लगाने की एक प्रवृत्ति तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर आप कहो कि इस ओजोन परत को इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, ये आपकी गैसें, ये हैलोजन गैसें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि ओजोन परत खत्म ही हो जाए, तो साहब अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो पराबैंगनी किरणें सीधी सीधी पृथ्वी पर आएंगी और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कहते हैं कि पौधों की पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां नष्ट हो जाएंगी, उनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा लेनी बंद हो जाएगी, तो जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। और पराबैंगनी किरणों के आने से आँखों के और त्वचा के बहुत से रोग उत्पन्न होंगे। वैसे तो इस पराबैंगनी किरणों से स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और बढ़ भी रहा है। इस अंटार्कटिक के पास जो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं, क्योंकि इसी अंटार्कटिक पर 1985 के समय, 1982 में पहली बार फॉरमैन, ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, जो अंटार्कटिक पर शोध कर रहे थे, उन्होंने ही सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र को देखा था। ऐसा कोई छेद नहीं है, लेकिन ओजोन परत जो मोटी थी, वो मोटी परत घट के पतली हो गई, उसको ओजोन परत में छिद्र बोला जाता है। 82 से लेके 83, 84, 85 तक इन्होंने क्लियर किया कि इस अंटार्कटिक वाले भाग में ओजोन परत अपने मूल स्वभाव से 40% लगभग कम हो गई है। वो चौंक गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज की खोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नासा, इसरो, यूरोपियन एजेंसी, रॉसकॉस्मस, जाक्सा, ये कुछ हम दुनिया की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम ले रहे हैं, ये बड़े स्तर पर काम कर रही हैं और ये इतनी बड़ी घटना उनके नज़र से कैसे बच गई। लेकिन 1985 में उन्होंने सारे तथ्यों के साथ इस ओजोन परत के छिद्र की खोज की कि ओजोन परत में जो छिद्र है वो अंटार्कटिक वाले क्षेत्र पे है, या सबसे पतली ओजोन परत यहाँ हुई है। यहाँ पराबैंगनी किरणें सीधी सीधी आ रही हैं, पराबैंगनी किरणें सीधी सीधी आ रही हैं, ध्यान रखना। और इन पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से स्किन कैंसर के पेशेंट
मिलते हैं। और ये पराबैंगनी किरणें जब सीधी आएंगी तो मानव में त्वचा संबंधी रोग होंगे, स्किन कैंसर होंगे, आँखों को प्रभावित करेंगे, आँखों से संबंधित विभिन्न रोग होंगे। और ये ओजोन परत जो है वो मानव की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता भी इस ओजोन परत में छिद्र होने से जो पराबैंगनी किरणें आएंगी उनके दुष्प्रभाव से व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई चीज थी तो वो इम्यूनिटी थी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। वही व्यक्ति सरवाइव कर पा रहा था जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होगी या रोगों से लड़ने की उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है आपका ओजोन परत में छिद्र। और ओजोन परत की इंपॉर्टेंस हमने बता दी। हालांकि एक सामान्य सा मजाक भी है कि आपके सनस्क्रीन की जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए कि सनस्क्रीन आपको बचा लेगा अल्ट्रावायलेट रेस से, तो आप कहेंगे कि ये सनस्क्रीन जब उपलब्ध है इतनी सामान्य सी चीज, तो अल्ट्रावायलेट रेस के कई टाइप्स हैं और उन टाइप्स में से जो हल्के हैं जिनसे आपकी स्किन धूप में खड़े होने से, सनलाइट में खड़े होने से काली हो सकती है, जल सकती है, उस स्तर की अल्ट्रावायलेट रेस से ये आपको बचाने का काम करती हैं। लेकिन जो हाई लेवल की अल्ट्रावायलेट रेस हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे बचाने का काम ये सनस्क्रीन नहीं करते। खैर, मजाक की बात है, विज्ञापन का युग है, बाजारवाद है, तो सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ओजोन परत का छिद्र लगातार कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। 1985 के बाद उसमें कमी नहीं हुई, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, इनमें कहीं से कोई कमी नहीं हुई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल और ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसको हम याद भी कराते हैं ओ मोंटी। ओ बोले तो ओजोन परत और मोंटी बोले तो मॉन्ट्रियल। और क्यूट जलवायु फॉर्मूले के रूप में, क्यूट जलवायु तो बोले जलवायु परिवर्तन, या क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु के लिए, ओ मोंटी और क्यूट जलवायु, दो फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो प्रारंभिक या प्रीलिम्स एग्जाम में आप गलती करने से बचेंगे। ओ मोंटी तो ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्यूट जलवायु तो जलवायु परिवर्तन के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया ओजोन, ये 16 सितंबर 1987 को आया था। इसीलिए 16 सितंबर के दिवस को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से एग्जामों में तो ये ओजोन परत संरक्षण दिवस भी पूछ लिया जाता है। हम एक ही जगह फोकस होकर पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें इस अंटार्कटिक की बात विशेष रूप से करना है। ऐसा नहीं कि पूरे पृथ्वी पर ओजोन परत में छिद्र नहीं हुआ, पतला होने का काम उसका हर जगह हो रहा है, लेकिन उसका विशेष संकेंद्रण जो हुआ वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ और वहां पर उस पर कुछ ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ा। तो इस ओजोन परत के लिए 16 सितंबर 1987 को हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ओजोन परत संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक दिवस मनाया जाने लगा 16 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस। कहते हैं डावसन इकाई आती है, उससे ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। अब इस ओजोन परत में किन चीजों का विशेष योगदान है, तो आप ध्यान रखना है कि मानव के सुविधा भोगी, हमने कहा था सादा जीवन उच्च विचार, ये हर जगह मुहावरा फिट होता है।
लेकिन मानव की भौतिकता में एसी, रेफ्रिजरेटर, एरोस्पोल स्प्रे और दूसरी चीज़ों में, आर्टिफिशियल चीज़ों में रुझान कम नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इसलिए ये हैलोजन गैसें की संख्या या उनकी कहते हैं उपलब्धता कम नहीं हो रही है, उनके विकल्प भी नहीं ढूंढे जा सके हैं। तो ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और है जो ग्लोबल वार्मिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, वनों की कटाई, अंधाधुंध वनों की कटाई। आप कहोगे वनों की कटाई से क्या मतलब, क्योंकि जंगल कहीं ओजोन परत को बनाते हैं क्या? हाँ, तो आप सही जा रहे हैं कि जंगल कहीं ओजोन परत को बनाने या बचाने का काम इस तरीके से करते हैं कि पेड़ों की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत O2 वो छोड़ते हैं जो जीवनदायी है, और इसी O2 से आगे चलकर बनता है ओजोन। तो जो प्राकृतिक रूप से ओजोन का क्षय होता है उसको ये उपलब्ध जंगल या वन उसको क्षतिपूर्ति कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन सारी कहते हैं हेलोजन गैसें तो बढ़ती जा रही हैं, CFC मिथाइल ब्रोमाइड तो बढ़ते जा रहे हैं, और आप जो ओजोन खत्म हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति करने वाले जंगलों को भी काटते जा रहे हैं आप। और जंगलों के कटने से नेचुरल रूप से जो ओजोन बन जाती थी, ओजोन परत जो पतली होती थी, उसको कहते हैं फिर से मोटा कर देते थे, उसमें पुनर्निर्माण कर देते थे। वो जंगलों की कटाई भी आप लगातार करते जा रहे हो। तो आप जंगलों, वनों का जो है वनारोपण है, वृक्षारोपण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ग्लोबल वार्मिंग में भी और ओजोन परत संरक्षण में। साथ में अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतने शोध हो रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतने शोध हो रहे हैं, जिसे शीत युद्ध में स्टार वार नाम दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं कि आपका नाम दिया गया था स्टार वार। उस स्टार वार से क्या हुआ कि ये जो वायुमंडल की परत है, ओजोन परत है, इसको बार बार भेदते हैं यान, तो उससे भी ओजोन परत पर नुकसान होता है। तो मानव ही इस ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है, और मानव जाति को, समग्र मानव जाति को इस ओजोन परत के संरक्षण की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और जब ये मानव जाति उसकी जवाबदेही ले लेगी और उसके लिए प्रयास करेगी, वनों को लगाएगी, जंगलों को लगाएगी, सुविधाओं को कमी करेगी, ओजोन परत से कम छेड़छाड़ करेगी, सादगीपूर्ण जीवन जिएगी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कहते हैं आपका पालन करेगी, तो कहते हैं कि इस ओजोन परत को समाप्त होने से बचाया जा सकता है। और उस ओजोन परत को समाप्त होने से बचाया जा सकता है तो मानव जाति को अनेक संकटों से बचाया जा सकता है। तो ये ओजोन परत, ओजोन लेयर का संरक्षण है जो 1985 से प्रासंगिक हुआ। और ये ओजोन परत का क्षेत्र जिसे फॉरमैन ने खोजा था, ये अंटार्कटिक वाले भाग में आपका पाया गया। अब एक और मुद्दे की चर्चा जिसका हमने आपसे प्रॉमिस किया था, जाते जाते प्रॉमिस किया था, और वो चर्चा है अम्ल वर्षा की, एसिड रेन की चर्चा हम करेंगे। अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन कहते हैं, और ये पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रकार ही आप माने, और यहाँ से प्रदूषण की कहानी शुरू हो गई। क्लाइमेट चेंज हमने बोला था, उसमें हमने साथ में ओजोन परत संरक्षण की बात भी कर ली, ओजोन परत संरक्षण की बात भी कर ली। और हमने कहा था कि 1980 के दशक से ये पर्यावरणीय मुद्दा बहुत हाईलाइट हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का योगदान है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान है, विकसित होने का, कि बहुत ज्यादा मानव ने हर संभव कीमत पर विकास का लक्ष्य बना लिया। विकास बुरा नहीं है, लेकिन प्रकृति के विनाश के साथ वो विकास नहीं होना चाहिए, इसलिए एक समावेशी विकास की बात भी अब होने
लगी है। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन समावेशी विकास उसी के तहत आते हैं। अब हम एसिड रेन की थोड़ी सी चर्चा कर लें। और एसिड रेन क्या है, ये हालांकि बहुत पहले मुद्दा आ गया था 1960 के समय। स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूरोप में जो स्कैंडिनेविया का पहाड़ है, क्षेत्र है छोटा सा, और इसमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, आइसलैंड वाला क्षेत्र शामिल है। 1960 में क्या हुआ कि यहाँ पर झीलों में, तालाबों में बहुत सी मछलियां मरी हुई पाई गई। वो जब बहुत सी मछलियां मरी हुई पाई गई तो उनकी खोज की गई कि आखिर क्यों इनकी मृत्यु हुई। तो वहां मालूम चला कि औद्योगिकरण की अत्यधिक प्रक्रिया के कारण, औद्योगिकरण की अत्यधिक प्रक्रिया के कारण कहते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश, जब वो प्रकृति में, पर्यावरण में बहुत हो गए तो वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के जल के साथ बरसे। जब वहां वर्षा हुई तो उसमें साथ में ये अम्ल भी थे, ये एसिड भी थे, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, जिसने बारिश के जल के रूप में जब वो वर्षा और उसने बारिश के जल से प्रक्रिया की तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में पृथ्वी पर आए, धरातल पर वो आए। और जब वो धरातल पर आए और उन्होंने अम्ल वर्षा का रूप लिया तो उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। जैसे हमने अभी ओजोन परत में छिद्र की बात, उसके क्षय की बात साउथ पोल में की थी, ऐसे ही अम्ल वर्षा की चर्चा हम प्रदूषण के रूप में नॉर्थ पोल के पास स्थित यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों में कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा 1960 की है और इसमें भी औद्योगिक क्रांति का, क्योंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप में ही हुई थी, और औद्योगिक क्रांति, और आज तो औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में है, तो वो अम्ल वर्षा स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी है और भारत के आगरा वाले क्षेत्र में भी है, यूपी वाले क्षेत्र में भी है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, वहाँ है। और इस अम्ल वर्षा से केवल स्कैंडिनेवियन कंट्री के जीव जंतु, स्मारक, भवन, ये सारी चीजें, कृषि, फसल, मानव जाति संकट में नहीं है, इससे संकट में भारत का ताजमहल भी है। इस ताजमहल को इस अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर नाम की बीमारी हुई है, जो कि सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में पूछ लिया, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ताजमहल को कौन सी बीमारी है, तो वो अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप उसको हुई है बीमारी, जिसको स्टोन कैंसर नाम दिया जाता है, जिससे वो सफेद संगमरमर पीला पड़ रहा है और संगमरमर में कहीं ना कहीं उसकी मजबूती प्रभावित हो रही है, खोखला अंदर से वो हो रहा है, जिसके प्रयास वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर किए जा रहे हैं। आप जानते हो दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित, आगरा में स्थित ताजमहल। तो अम्ल वर्षा को यूरोप के साथ साथ भारत से जोड़ना भी जरूरी है। और अम्ल वर्षा में हमने आपसे कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बारिश के जल के रूप में बरसते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बारिश के जल के रूप में बरसते हैं। तो यूरोप में तो इसे लेक किलर भी कहा जाता है कि इसने पूरी झील के जीवन को ही प्रभावित कर दिया। मछलियों के साथ साथ अन्य जीवों पर भी इस अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ा, इसलिए इस अम्ल वर्षा को लेक किलर या झील कातिल भी बोला जाता है। साथ में हमने कहा कि झीलों के साथ साथ इमारतों पर, भवनों पर भी इस अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ा। और सामान्यतः कहा भी जाता है कि जब बारिश होती है और घर का पेंट हर साल ना हो, किसी घर का पेंट 10 साल ना हो, तो वो खंडर बन जाता है, उसकी रौनक चली जाती है, क्योंकि वो बारिश में सामान्यतः अम्ल रहते हैं और वो उस रंग को, उस कलर को, उसकी रौनक को खत्म कर देते हैं। आपने देखे होंगे खंडर जिन पर बार बार बारिश होती है और उनकी वास्तविकता खोती चली जाती है। तो ये
एसिड रेन स्मारकों पर भी प्रभाव डालती है। उसका सीधा सीधा प्रभाव केवल भारत में ताजमहल पर नहीं, अमेरिका की स्मारकों पर, यूरोप की स्मारकों पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये स्मारकें खुले में हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुले में है, उसको कवर्ड तो किया नहीं गया। खैर, वो तो धातु की बनी हुई है, किसी मिट्टी की सामग्री की नहीं बनी हुई है, वो धातु की बनी हुई है, तो उस पर उतना प्रभाव दिखाई नहीं देगा। खैर, उसके रक्षण के काम भी किए जाएंगे, रक्षण के उपाय भी किए जाएंगे। अब यहाँ अम्ल वर्षा के और प्रभाव को देखें तो अम्ल वर्षा जो होगी वो कृषि की उत्पादकता पर भी प्रभाव डालेगी, क्योंकि अम्ल वर्षा का प्रभाव मिट्टी की उर्वरकता पर पड़ेगा। मिट्टी की अम्लीयता बढ़ेगी, उसकी उर्वरकता कम होगी, तो फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अम्ल वर्षा का प्रभाव कहते हैं कि उस मिट्टी में पाए जाने वाले कीट पतंगों पर पड़ेगा, जो अम्लीय प्रकृति के कारण जहरीले हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इन कीट पतंगों को अगर पक्षी खाएंगे तो उन पक्षियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, उन पक्षियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कृषि पर, फसलों पर, मिट्टी की प्रकृति पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा इस अम्ल वर्षा का। और अम्ल वर्षा का प्रभाव केवल उस स्थानीय क्षेत्र पर नहीं होगा, अम्ल वर्षा का प्रभाव वायु में घुले हुए उन अम्लों के कारण, जब ये वायु व्यक्ति के श्वसन में, उसके फेफड़ों के माध्यम से ली जाएगी, तो उसे फेफड़ों से संबंधित, श्वास से संबंधित रोग भी होंगे। तो अम्ल वर्षा का प्रभाव उस क्षेत्र से इतर दूसरे क्षेत्र में भी दिखाई देगा। ध्यान रखना। तो ये है उस एसिड रेन के प्रभाव। और आज हमने चर्चा की, फिर से ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कुछ ज्यादा हुई, लेकिन सार्थक रूप से हमने ओजोन परत संरक्षण को भी समेटने का प्रयास किया, और साथ में पॉल्यूशन का एक उदाहरण देते हुए अम्ल वर्षा, एसिड रेन जैसे मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।